Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. In the previous video we have just started our new chapter that is our environment. उसी से related आज second topic ecosystem and its components. इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं और इकोसिस्टम में रहने वाले लोगों को किन नेम्स और किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे. So starting with what is ecosystem, no organism or a species lives alone. कोई भी species, कोई भी organism अकेला जिंदा नहीं रह सकता. Always there are associations influencing each other and organizing themselves into communities. हर किसी को, हर एनिमल को, प्लांट को, ह्यूमन बीइंग्स को, फंगाइज को, बैक्टीरियाज को किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है. कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसे एक दूसरे का हेल्प या एक दूसरे का साथ ना मिले. तो ऐसे ही सारे लोग जो हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके स्मॉल कम्युनिटीज बनाते हैं. द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी कम्युनिटी बिसाइड्स इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स ऑलवेज हैव फंक्शनल रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ने अपना अपना कम्युनिटी तो बनाया ही है, बट उसके सिवा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो दूसरों के साथ भी करते हैं. लाइक वो अकेले करें या पूरी कम्युनिटी मिलकर करें, दूसरों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं, कुछ अलग रिलेशनशिप फॉलो अप करते हैं और इनका ये काम करना एनवायरनमेंट का एक पार्ट है. The structural and functional system of communities and their environment is called ecosystem. लोगों का, चीज़ों का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, एक दूसरे के अकॉर्डिंगली वर्क करना, फंक्शन करना, अपना डिलीवर होना, इन सारी चीज़ों का मिलकर वर्कआउट करना, इसे ही हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. इकोसिस्टम में रहने का मतलब यही होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, नॉट ओनली ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि धूप, हवा, पानी, ज़मीन, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होना, एक दूसरे के ऊपर काम करना या एक दूसरे के लिए काम करना, उसे ही हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. एक कनेक्शन बिल्डअप करके रखना जिससे हमारा लाइफ पॉसिबल है, कंटिन्यू हो सके. As you can see in the picture as well, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के जिसको एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व किया गया है, इस पिक्चर में इन्वॉल्व किया गया है टू शो कि इकोसिस्टम एक्चुअली किन चीज़ों से बनी है. सो एज यू कैन सी, सन एंड लाइट है यहाँ पे, टर्माइट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, मरीन एनिमल्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरिया, प्लैंकटन, रॉटिंग लॉग, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के अंदर आएगा, फंगाई है, बड़े ट्रीज हैं, टर्माइट वाउंड्स हैं. तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो स्मॉल कैटेगरीज वाले हों, बड़े कैटेगरीज वाले हों, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हों, जैसे अभी यहाँ पे हमने सनलाइट को देखा, सनलाइट हो, एयर तो ऑल अराउंड है, वाटर है, लैंड है, इन सारी चीज़ों का जो मिला जुला एक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. और इसमें जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं इस पिक्चर में वो सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट है. कैसे इंडिपेंडेंट है, लेट्स सी दैट. इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिस मतलब इकोसिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. पहला है बायोटिक, जिसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स, और दूसरे होते हैं अबायोटिक थिंग्स जिसमें जितने भी नॉन लिविंग कैटेगरीज के लोग हैं या चीज़ें हैं वो आती हैं. सो बायोटिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर अलाइव एंड लिविंग, एंड अबायोटिक थिंग्स वैसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग हैं. इन दिस पिक्चर एज यू कैन से इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट, abiotic component. Now furtherly dividing biotic components into three parts जिसमें है producers, consumers,
एंड डीकम्पोजर्स। ये तीनों क्या होते हैं, विल लेट यू नो इन 2 minutes। एंड देन कंज्यूमर्स को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। व्हाट आर दोज 3 कैटेगरीज? प्राइमरी कंज्यूमर्स, secondary consumers and top consumers. So here we are actually talking about the biotic components only. Ecosystem is divided into 2 parts. Biotic components के अंदर 3 parts हैं, producer, consumer and decomposer. Then furtherly consumers को भी 3 parts में divide किया गया है. Those are primary, secondary and top consumers. Let's talk about what is actually biotic components. So biotic components include autotrophs and heterotrophs, जिनको हम लोग consumer या decomposers भी बोलते हैं. Now talking about what are autotrophs and heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs क्या होते हैं? तो autotrophs ऐसी चीजें होती हैं जो अपना खाना खुद बना सकती हैं. Autotrophs have a capability that through which they can make their own food. Autotrophs और heterotrophs जो होते हैं वो actually living components of एनवायरमेंट है, जिसमें ऑटोट्रॉप्स सिर्फ प्लांट्स होते हैं, इसलिए क्योंकि प्लांट्स के पास ही सिर्फ एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी पावर है जिससे वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. तो ऑटोट्रॉप्स वैसी चीजें होती हैं जो अपना खाना खुद से बना सकती हैं, और हेट्रोट्रॉप्स वो होती हैं जो कि अपना खाना के लिए किसी और पे डिपेंड करती हैं. किसी और पे मतलब या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे. अगर आप वेजिटेरियन हो, इफ यू ईट प्लांट्स, तो आप हेट्रोट्रॉप्स में आते हो. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप एग और मीट और फिश एंड ऑल खाते हो, तो भी आप हेट्रोट्रॉप्स में आते हो, क्योंकि आप अपने खाने के लिए, अपने फीडिंग के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल पे डिपेंड हो रहे हो. इसीलिए आप हेट्रोट्रॉप्स के कंपैरिजन मतलब की क्वालिटी में या फिर कैटेगरी में आते हो. सो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. प्लांट्स को जितनी भी चीजें चाहिए होती है उसे ऑटोमेटिकली नेचर प्रोवाइड कर देता है, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अपने लिए तो करते ही हैं, साथ साथ हेट्रोट्रॉप्स के लिए भी करते हैं. एज यू ऑल नो कि हमें जितना भी फूड मिलता है, बेसिक फूड जितने भी हैं हमारे, वो सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं. जितने भी क्रॉप्स हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारे हमें प्लांट से मिलते हैं. तो ये होते हैं 2 तरह के लोग जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. नो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हमने 3 पार्ट में जैसा यहाँ पे डिवाइड किया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स. तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो 2 पार्ट हैं, और इन 2 पार्ट में आने वाली ये 3 चीजें हैं जो कि हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. सो फाइनली ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर का, लेट्स सी ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. Producers include plants and some blue-green algae which can make their own food in the form of organic compounds like sugar and starch by the process of photosynthesis. जैसा मैंने अभी आपको कहा, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स और कुछ एल्गे जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं. किस फॉर्म में बनाते हैं? शुगर और स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं. प्लांट्स जितना भी फूड बनाते हैं वो सारा शुगर या फिर स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ये बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. जैसे हम लोग जब खाना बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो खाना बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं, उसका वो प्रोसेस का नाम है कुकिंग या बेकिंग या ग्रिलिंग. तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं. प्लांट्स जो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो खाना बनाने का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है. इन द इमेज यू कैन सी सम थिंग्स देयर, जैसे कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड इनसाइड देमसेल्व्स.
प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपनी ही बॉडी स्ट्रक्चर में बनाते हैं। इनको किसी डिफरेंट किचन की या किसी डिफरेंट कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। प्रोड्यूसर्स यूज सेलुलर रेस्पिरेशन टू सप्लाई द एनर्जी दे नीड टू लिव। और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं जिससे इन्हें वो एनर्जी मिलती है जो ये अपना लाइफ चलाने के लिए करते हैं। इनका लाइफ उसी बस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही कंटिन्यू हो रही होती है। सो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, स्पेशली ट्रीज एंड एल्गे। यू नीड टू रिमेंबर ट्रीज एंड एल्गे को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ट्रीज एंड एल्गे, बिकॉज ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लाइक आप डायरेक्टली पेड़ से एप्पल तोड़ के खाओ तो भी आप कंज्यूमर हो, और अगर इनडायरेक्टली बोले तो आप किसी भी खेती से गेहूं लिए हो, उसको आटे में कन्वर्ट किए हो, फिर आटे से रोटी बना के खाए हो, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। Herbivores directly eating plants are called primary consumers, while carnivores consuming herbivores are called secondary consumers. जैसा हमने ऊपर पिक्चर में देखा था कि कंज्यूमर्स को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या फिर प्लांट से मिली हुई चीज़ें खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। वेजिटेरियंस जिनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, हर्बीवोर्स को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। और कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स खाते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ऐसे लोगों को खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। जैसे लायन जो है वो डियर को खाता है, तो लायन कार्निवोर या फिर ओमनीवोर हो गया, ठीक है, कार्निवोर हुआ एक्चुअली। टाइगर जो है, लायंस जो है वो कार्निवोर्स हुए क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, डियर को खाते हैं, और डियर सिर्फ प्लांट खाता है। तो कार्निवोर्स कंज्यूमिंग हर्बीवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे लोग जो कि ऐसे लोगों को खाते हैं जो हर्बीवोर्स खाते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंडर कंसिडर करते हैं। ना टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स को भी यहाँ पे डिवाइड करें हैं हमने, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर्स ओनली ईट प्लांट, एज आई सेड बिफोर, टाइगर का हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे रैबिट है, यमी सैलड्स। ओके, सो हर्बीवोर्स आर द ones who only eat plants. Carnivores are the animals or human beings who only eat animals, जैसे lion, डियर में आ गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स में आया लायन, ओमनीवोर्स में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्रो या स्पैरो या पिजन आप लोग ले सकते हो, रैट ले सकते हो। रैट्स जो हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, राइट। स्कैवेंजर्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे ईगल, ये जो होते हैं वो डेड बॉडीज खाते हैं, डेड बॉडीज ऑफ ईच बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। सो 4 पार्ट में डिवाइडेड है हमारे कंज्यूमर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड स्कैवेंजर्स। Both producers and consumers have their life cycles and new generation of population develop while old ones die. जितने भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, सारे लोगों की अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है,
पुराने वाले मरते जाते हैं, न्यू जनरेशन्स धीरे 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 ग्रो अप करते जाता है, नया नया जनरेशन, नए नए लोग आते जाते हैं. इफ द मटेरियल सो लॉक्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिटर्न टू द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स विल स्टॉप एंड अर्थ विल बी फुल ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. अगर जो चीज़ें हम लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ले रहे हैं, वो चीज़ें अगर हम लोग वापस रिटर्न नहीं करते हैं, सॉइल को या इन्वायरमेंट को रिटर्न नहीं करते हैं, तो जो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है, हम लोग जब मर जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे साथ खत्म हो जाएंगी. तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सब तो हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी. साइक्लिंग नहीं होगा मटेरियल्स का, हमने वापस दिया ही नहीं तो अर्थ के पास वापस कैसे मिलेगा. तो हमने अगर रिटर्न करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तो न्यू जनरेशन के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और दूसरा जो अर्थ है वो फुल ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे. अगर हमारा बॉडी है, हम कल को चल के डेथ कर जाते हैं, अगर मेरे बॉडी के ऊपर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स नहीं आते हैं, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सॉइल में मिक्सअप नहीं करते हैं, तो मेरा बॉडी वैसे का वैसे ही रह जाएगा. जहाँ पे हम मरे हैं वो वहाँ पे वैसा ही रह गया, तो सॉइल को भी वापस कुछ नहीं मिला और मेरा बॉडी भी रिमेनिंग रह गया, वैसे का वैसे ही रह गया. तो कुछ दिन समय बाद क्या होगा, हर जगह सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, क्योंकि डिकेइंग तो हुआ ही नहीं. There is continuous breaking up or decomposition of organic materials everywhere in all ecosystems. इसीलिए हर जगह हमेशा ये जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स हैं, इनका डिकम्पोजिशन, इनका खत्म होना कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, ब्रेकिंग अप हो रही है. जैसे किसी भी चीज़ को अगर आप देखो, अगर आपने आसपास अपने किसी कॉकरोच को डेथ होते हुए देखा है, आई गेस सबने देखा होगा, अगर आसपास कोई कॉकरोच मरा हुआ है तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें कुछ चींटियां आके बिल्कुल उसे खाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं. चींटी खाती है इसको, कॉकरोच को. तो क्या होता है, कॉकरोच का जो डेड मटेरियल है, जो डेड बॉडी है, उसको खा लिया चींटियों ने, तो वहां से डेड मटेरियल हट गया और चींटियों के लिए उनका फूडिंग हो गया. तो इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ब्रेकिंग अप जरूरी होता है. इस ब्रेकिंग अप के प्रोसेस में जो काम आते हैं, जो इंसेक्ट्स काम आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर्स. दिस रोल इज प्लेड बाय डीकम्पोजर्स. जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, प्रोड्यूसर हुए वो जिन्होंने हमें फूड दिया, कंज्यूमर्स हुए वो जिन्होंने वो फूड गेन किया, खाया, और फिर डीकम्पोजर्स वो जिन्होंने डेड मटेरियल्स को फिनिश कर दिया. जैसे डीकम्पोजर्स में आप सिर्फ कॉकरोच और एंट्स का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो, देयर आर वेरिड वैरायटी ऑफ डीकम्पोजर्स. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो किसी भी चीज़ के लिए, सपोज एक फ्रूट है या एक फिश है या कोई भी खाने की मटेरियल है, राइट, कोई भी खाने की मटेरियल, अगर आप उसको बहुत दिन तक बंद करके रख दो या ऐसे ही छोड़ दो, आप खाओ नहीं, बिल्कुल वैसे ही छोड़े हुए हो, तो कुछ टाइम बाद 2, 4, 5, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आप ये नोटिस करोगे कि धीरे धीरे उसमें कुछ कीड़े लग गए हैं. कीड़े जो हैं वो बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, बेसिकली डीकम्पोजर्स होंगे. तो कुछ उसमें कीड़े लग गए हैं जो धीरे धीरे उसे बिल्कुल खाने लग गए और खाते खाते इतना डिकम्पोज कर दिया, इतना डिकेड कर दिया कि वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज हो गया. अब वो जो चेंज वाला मटेरियल है वो हमारे सॉइल में या फिर हमारे एनिमल्स के पेट में गया है, और वो लोग जब एक्सक्रीट करेंगे तो जो सॉइल में मिक्स्ड हो जाएंगे. ऑफ कोर्स लैंड में ही रहने वाले हैं एनिमल्स, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सॉइल में मिक्सड अप हो जाएंगी और फिर से ह्यूमस का फॉर्म ले लेंगी. So decomposes some organisms with a specialized mode of nutrition and life like bacteria, fungi constantly decompose dead organic materials into simple inorganic substances and during the process derive from them their food and energy. So डिकम्पोजर्स ऐसी कुछ बैक्टीरिया और फंगाइज और ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खा लेते हैं और उसको सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं. और ये प्रोसेस वो लोग करते हैं अपने खाने के जरिए और अपने एनर्जी प्रोसेस के थ्रू. द प्रोसेस डेराइव फ्रॉम देम देयर फूड एंड एनर्जी. दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. तो जो काम इस तरह की चीज़ें करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग डीकम्पोजर्स बोलते हैं.
लाइक सी यहाँ पे कुछ फंगाई हैं. Decomposers feed on remains of other animals. Decomposers play an important role in the ecosystem. By digesting dead matter, they put nutrients back into the soil, making them available to producers. क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ऑफकोर्स अगर आपने देखा हो, सपोज ये लैंड एरिया है, यहाँ एक ट्री है, राइट, ये एक ट्री है, यहाँ पे रूट्स हैं, ये पूरा सॉइल पार्टिकल्स हैं. ठीक है, सपोज ये सारे जितने भी हैं ये हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. ये है हमारा ट्री, ये है हमारे रूट्स, और ये है हमारा लैंड, राइट. तो ट्रीज क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, जो डीकम्पोजर्स हैं, ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे रहते हैं ना मट्टी के अंदर, ये हैं हमारे डीकम्पोजर्स. सो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ह्यूमस बनाए रखते हैं. क्या बनाए रखते हैं, ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स बनाए रखते हैं. तो ये जो डीकम्पोजर्स हैं जब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को खा जाते हैं और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो प्लांट है हमारा जब टानता है, जो रूट्स जो है, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को टानते हैं सॉइल से, वो इनको वापस से मिल जाता है, प्रोड्यूसर्स को वापस से मिल जाता है. अगर डीकम्पोजर्स अपना काम नहीं करेंगे तो सॉइल में ह्यूमस नहीं रहेगा और ये रूट्स को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो सॉइल से कोई भी न्यूट्रिशन या मिनरल को टान कर हमारे फूड में मिक्सअप कर सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स. तो ये वाला काम जो है अगर डीकम्पोजर्स नहीं करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्सअप नहीं करते हैं, तो हमारे लिए या फिर प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो किसी भी चीज़ को हमारे फूड में मिक्सअप कर सकें. और प्रोड्यूसर्स के लिए भी तो ये इम्पॉर्टेंट है ना. अगर ह्यूमस नहीं होगा सॉइल में, इतना मिनरल नहीं होगा जितना उनको नीड है अपने प्रोसेस के लिए, तो वो अपना प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, या तो वो क्वालिटी ऑफ फूड नहीं दे पाएंगे. तो इट्स अ ड्रॉबैक फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल. लाइक हमारे जैसे लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी ये एक ड्रॉबैक हो सकता है. इसलिए डीकम्पोजर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो डीकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स. Decomposers play an important role in the ecosystem. By digesting dead matter, they put nutrients back into the soil, making them available to producers. Producers के लिए available करते हैं यहाँ पे soil में mixed up करके सारी nutrients को. The next thing is parasites. Some of the consumers live on or in other organism and derive their nourishment from host body. कुछ ऐसे parasites जो कि होस्ट के बॉडी में रहते हैं और अपना जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो वहीं से लेते हैं. सम ऑफ द कंज्यूमर्स, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स जो कि लिव ऑन और इन अदर ऑर्गेनिजम्स, या तो बाहर या तो अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर रहते हैं और अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड वहीं से लेते हैं. वैसे चीज़ों को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं. पैरासाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं टेपवर्म एंड लीच. नाउ क्या होते हैं ये पैरासाइट्स बेसिकली, आप अगर देखो, आपने कहीं अगर सुना हो, तो हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, हमारे मतलब होस्ट के बॉडी में कैसे कोई पैरासाइट रहेगा, उसका एक एग्जाम्पल कि ये जो होस्ट बॉडी है, जैसे हम हैं, अगर सपोज मुझे एग्जाम्पल में लिया जाए, तो ये पैरासाइट्स, ये टेपवर्म या लीच जो है वो मेरे बॉडी के अंदर कहाँ पे रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा. इंटेस्टाइन में मैं जो भी फूड कंज्यूम करूंगी, एक तो ये वो खाएगा ही, जो भी मटेरियल्स मैं खा रही हूँ वो ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन में जा रहा है डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो फूडिंग है वो तो ये कंज्यूम कर ही लेगा जितना इसे चाहिए होगा, तो इसे वो नरिशमेंट मेरे बॉडी के ही अंदर मिल गया, राइट. तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे पेट में इंटेस्टाइन में कुछ टेपवर्म्स या फ्लैटवर्म्स जैसी चीज़ें होती हैं, राइट. तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स. एक डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर जो कि होस्ट के बॉडी में ही रहता है. नाउ पैरासाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स. एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड ऑफ द होस्ट रहते हैं. जैसे अगर कभी आपको एग्जाम्पल में देखिए टीक्स,
अगर आपने सुना हो टिक्स के बारे में, दीमक बोलते हैं जिसको हिंदी में, फ्लीस, मॉस्क्यूटोज आर वेरी कॉमन, सभी जानते हैं मॉस्क्यूटोज के बारे में। तो इनको बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट्स, जो हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। मॉस्क्यूटोज जैसे आप जानते हो हमारी बॉडी से ही ब्लड लेके अपना जिंदगी चलाता है, राइट। भले वो 24 आवर के लिए अलाइव रहता है, एक मॉस्क्यूटो का जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 24 आवर्स का होता है, लेकिन स्टिल वो मॉस्क्यूटो हमारी बॉडी से ही, वो 24 आवर्स जिंदा रहने के लिए भी उसे हमारे बॉडी की ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं। एंड सेकेंड होते हैं एंडोपैरासाइट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, टेपवर्म्स। जैसे मैंने आपको कहा टेपवर्म्स और फ्लैटवर्म्स कुछ ऐसी पैरासाइट्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहती हैं और हमारे अंदर जो फूड है उसे ही कंज्यूम करती हैं और अपना लाइफ स्पैन करती हैं। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बायोटिक थिंग्स, जितना भी हमने अभी किया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, ये जितनी भी चीजें थी वो सारी आती हैं बायोटिक थिंग्स के अंदर, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो अबायोटिक थिंग्स क्या है? ये वैसी थिंग्स हैं जो कि नॉन लिविंग है, इनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये किसी भी तरह के प्लांट वांट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड मटेरियल्स एंड एनर्जी, मटेरियल्स इंक्लूड करते हैं और एनर्जी इंक्लूड करते हैं। मटेरियल्स लाइक वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड एनर्जी लाइक हीट, लाइट, स्टोर्ड एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं अबायोटिक थिंग्स के अंदर। एज यू कैन सी यहाँ जितनी भी चीजें मैंने इंक्लूड की है, इनमें से कोई भी चीज लाइव नहीं होती है, लिविंग थिंग्स नहीं है। वाटर इज नॉट अलाइव, मिनरल्स आर नॉट अलाइव, सॉल्ट इज नॉट अलाइव, एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉट अलाइव। तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जिसमें जान नहीं है, लाइव नहीं है, आर कॉल्ड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक। ओके, सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? जैसे गैसेस हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं। एंड थर्ड है क्लाइमेट, जिसमें आते हैं टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, हीट, ये सारी चीजें आती हैं क्लाइमेट के अंदर। सो अबायोटिक थिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेट, इनके अंदर आने वाली ये चीजें। नाउ द मटेरियल्स कंटिन्यूअसली कीप ऑन साइक्लिंग, जितनी भी चीजें हैं वो एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है नेचर में, एनवायरनमेंट में, जिससे ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम लोग यूज करते हैं और वापस से किसी ना किसी जरिए से एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ताकि वो फ्यूचर प्रोसेस, फ्यूचर फर्दर थिंग्स चलते रहे। एंटरिंग इनटू द लिविंग सिस्टम एंड थ्रू डेड एंड डीके रिटर्निंग टू सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, किसी भी लिविंग सिस्टम में एंटर करना, फिर उसका खत्म होके, काम खत्म होके वापस से सॉइल या एटमॉस्फेयर में मिक्सड अप हो जाना ही है एक प्रोसेस साइकिल। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरल सर्कुलेशन या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आपने स्टैंडर्ड 9 में ऑफ कोर्स इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बिकॉज ये एक प्रॉपर टॉपिक ही है, प्रॉपर चैप्टर ही है स्टैंडर्ड 9 का, जिसका नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में बहुत सारे साइकिल्स आते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल, इवापोरेशन होना, कंडेंसेशन होना, रेन के फॉर्म में वापस से अर्थ को मिल जाना, राइट। देन है नाइट्रोजन साइकिल, देन आता है आपका ऑक्सीजन साइकिल, देन फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी जितने भी हैं इन सब के बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बताना इज नॉट पॉसिबल। सो आई विल बी मेकिंग फर्दर वीडियोस इन विच, जिसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में इन डिटेल सारा कुछ दिया हो। फॉर नाउ आप इतना जान लो कि बायोजियोकेमिकल कुछ ऐसे साइकिल्स क्रिएट करता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं जिससे ये जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नेचर के, वो ह्यूमन बीइंग्स यूज करके वापस से किसी ना किसी जरिए से डेड एंड डीके करके या फिर किसी ना किसी तरीके से
एनवायरनमेंट को रिटर्न करता है, और उसी साइकिल्स को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। While materials keep on cycling, fresh energy is continuously trapped from the sun. जब ये साइकिलिंग चल रही होती है, जितनी भी है, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जितनी भी हैं, ये सारी साइकिलिंग जब चल रही होती है तो इन सब में एक एनर्जी हम लोग कंटिन्यूस ट्रैप करते हैं, जो कि हमें सन से मिलता है, हीट एनर्जी या फिर जो भी लाइट एनर्जी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस करने के लिए, वो हमें सन से मिलता है बाय ग्रीन प्लांट्स ऑन वन हैंड एंड लॉस्ट इन स्पेस थ्रू रेस्पिरेशन बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ट्रैपिंग होती है सन की, वो ऑफ कोर्स ग्रीन प्लांट्स करते हैं, क्योंकि एज यू नो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सनलाइट, ट्रीज और सनलाइट, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें हर तरह की एक्टिविटी करने में केपेबल बनाते हैं। तो वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो, प्रोड्यूसर्स हो और कंज्यूमर्स हो, ये सारी चीजें जो है ग्रीन प्लांट्स और सन के थ्रू ही हम लोग कर पाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, खींचते हैं, एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, और फिर एक जगह जहां वो सारी एनर्जी खींच रहे होते हैं, वहीं दूसरी जगह जितने भी चीजें हमने लॉस्ट की है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, वापस से एनवायरनमेंट को दे देते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हमने ये पढ़ा कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। सो स्टडिंग अबाउट व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसा इसका नेम ही इसे सजेस्ट कर रहा है, इसे बता रहा है कि क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन trees. These are named after the type of organism and habitual conditions such as grassland ecosystem, क्रॉप इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे आप जितनी चीजें देख रहे हो ऑफकोर्स ये सारी चीजें जो हैं ट्रीज से रिलेटेड है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ग्रासलैंड्स आते हैं, क्रॉप एंड वेजिटेशंस आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं और डेजर्ट्स आते हैं। डेजर्ट्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और ट्रीज का नाम ले रहे हैं। तो एज यू नो कि डेजर्ट में भी कुछ प्लांटेशंस होती हैं, जैसे कि कैक्टस है, अकेशिया है, ये सब भी डेजर्ट इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो जितनी भी चीजें ट्रीज से रिलेटेड है, ग्रासलैंड, क्रॉप, फॉरेस्ट, डेजर्ट, वो सारी आती हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है? दीज आर यूजुअली नेम्ड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी सच एज रिवर, पॉन्ड एंड लेक। फ्रेश वाटर का मतलब क्लियर है यहाँ पे, एवरीबडी नोज, यू गाइज आर वेरी मच्योर इनफ टू नो व्हाट इज फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज मरीन वाटर, राइट? सो फ्रेश वाटर आर एक्चुअली दोज टाइप ऑफ वाटर विच इज एक्चुअली ड्रिंकेबल एंड यूजेबल एज वेल। सो जितनी भी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिलता है जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट फिल्ट्रेशन एंड ऑल, उसे हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में लेते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी लाइफ स्पैन करने के लिए फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो फ्रेश वाटर्स आर एक्चुअली जो पानी हमें रिवर में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है, लेक में मिलता है, वेल्स में मिलता है, ये पानी जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आती है, जो कि हम लोग लाइक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, सॉरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मरीन इकोसिस्टम। मरीन का मतलब होता है समुद्री इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स वैसे एनिमल्स जो कि सी वाटर में रहते हैं, बड़े बड़े एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो कि हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। एक्चुअली इतने वरीड वैरायटीज होते हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आप अगर देखो तो हर दूसरी जगह पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मरीन एनिमल दिखेगा। ऑल दीज प्लांटेशंस जो हैं, ये जो प्लांटेशंस होती हैं मरीन के अंदर, ये भी इसका इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। नॉट पार्ट, एक्चुअली इट्स अ होल कम्युनिटी, राइट? सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मरीन इकोसिस्टम के अंदर होती हैं और बहुत ड्रेडफुल होती हैं। इफ़ यू सी ज्योग्राफी चैनल्स एंड ऑल, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मरीन इकोसिस्टम है वो कितना ग्रैंड होता है। हमारी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट है ये मरीन इकोसिस्टम। यहाँ पे दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिफॉर्म एक्वेटिक सिस्टम। सी, लार्जेस्ट, this is the largest
एंड मोस्ट यूनिफॉर्म एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे बिना ज़मीन के ऊपर आए पानी के अंदर ही एक दूसरे पे डिपेंड होकर अपना पूरा लाइफ स्पैन कवर कर देते हैं। सम ऑफ द इकोसिस्टम्स आर मैन मेड, कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स भी हैं जो कि मैन मेड हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बोलते हैं। बेसिकली जब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लिखते हैं तो ये 3 टाइप्स ही इन्वॉल्व करते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। लेकिन इसके सिवा कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स भी हैं जिनको मैन मेड का नाम दिया गया है, क्योंकि वो मैन के द्वारा बनाए गए हैं, नेचर ने उन्हें नहीं बनाया है, जैसे कि गार्डन, एक्वेरियम एक्सेट्रा। You people must have seen gardens and aquariums in your houses or in nearby places. So ecosystem is a functional system which is balanced, condition is self-sufficient and self-regulated. So finally, ecosystem एक ऐसा functional unit है जिसमें बैलेंस्ड कंडीशन जो है वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ रेगुलेटेड है। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, जितनी भी चीज़ें नेचर हमारे लिए करती है, वो सब हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है, एनफ है, हमें उससे ज़्यादा या उससे कम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जितनी भी चीज़ें इकोसिस्टम में हो रही हैं वो सारी सेल्फ रेगुलेटेड है, उसके लिए किसी भी आउटर सोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑफकोर्स इकोसिस्टम से बाहर और हम लोग ले भी क्या सकते हैं, राइट। सो इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटेड है। I hope this topic is very much clear. In the further videos, we will be talking about some other topics which will be like very interesting as well. So thank you for watching. Do share the videos with your friends, help them during the exams, and keep studying. Thank you.